नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पहले जो क्वेश्चन कंप्लीट किए थे मृदा और जल से संबंधित, है ना, उसमें जो क्वेश्चन बच गए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उससे आगे के जो क्वेश्चन थे उस पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन है, बिना समय गंवाए चालू करते हैं। हिमालय की तलहटी में जलोढ़ पंखों को क्या कहा जाता है? इसमें 4 ऑप्शन है, बांगर, खादर, बैडलैंड और भाभर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो डी भाभर है ना। हिमालय की तलहटी में जो जलोढ़ पंखों को भाभर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है, किसी शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ संकों के सम्मिलित होने से बना निर्क्षेपण लक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है बड़ा निर्क्षेपण लक्षण? तो यहाँ पर हमको ऑप्शन में है बाल्सोन, दूसरा पेडीमेंट, तीसरा अपवाहन दोषी, चौथा बाजादा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बाल्सोन। शुष्क प्रदेश में वृहत सारे जलोढ़ संकुओं के सम्मिलित रूप से बना निर्क्षेपण लक्षण क्या कहलाता है? बाल्सोन कहलाता है। तो दोस्तों आप इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ब्लैंक दिया हुआ है और हमको बताया है कि मिट्टी की ऊपरी परत में स्थित रसायनों का पानी में धुले होने के कारण मिट्टी की निचली परतों में या भूजल में होने वाला संचालन है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में हमको पहला घुसपैठ, दूसरा नमकीनीकरण और तीसरा यूट्रोफिकेशन और चौथा है लीचिंग। तो दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान से देखिएगा। तो जब आपने पढ़ा होगा मिट्टी में ये लीचिंग की एक प्रक्रिया है ना, कि मिट्टी की ऊपरी सतह में जो स्थित रसायनों का पानी में धुले होने के कारण मिट्टी की निचली सतहों में ये होने वाला संचालन है। इसमें रिस कर जो चीज़ें हैं वो नीचे ज़मीन में चली जाती हैं। ठीक है, तो ये एक लीचिंग प्रक्रिया होती है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो लीचिंग मिट्टी के ऊपर, ठीक है, लीचिंग मिट्टी में ये चीज़ें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। पॉडजोल क्या है? क्या है पॉडजोल? इसमें ऑप्शन में है ए शुष्क प्रदेशों की मिट्टी, बी कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी, तीसरा अत्यधिक उर्वरक जलोढ़ मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो पॉडजोल होता है वो होता है कोणधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है। तो इसे आप ध्यान रखिए, कोणधारी वन प्रदेशों में जो मिट्टी पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? पॉडजोल कहा जाता है, पॉडजोल। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। कॉप मिट्टी एलुवियम पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है कॉप मिट्टी, है ना? तो कॉप मिट्टी के लिए जो अपने को 50 ऑप्शन है, समुद्री तटों पर, नदी घाटियों पर, पहाड़ी ढालों पर, और एक ऑप्शन और है वो है रेगिस्तानों में। तो हमको कहाँ पर मिलता है? समुद्री, नदी, पहाड़ों ढालों पे या रेगिस्तानों में। तो इसका जो सही आंसर है वो होता है नदी घाटों में ही हमको क्या मिलता है? कॉप मिट्टी मिलती है। कॉप मिट्टी क्या होती है? जलोढ़ को ही बोला जाता है, एलुवियल, है ना। तो आप ध्यान रखिए, नदी घाटियों पर ही हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन में है, निम्नलिखित पद्धतियों में से किस एक का मृदा की उर्वरता फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग करते हैं? मृदा की उर्वरता को फिर से स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन निराई, दूसरा समकरण, तीसरा है परती छोड़ना और चौथा है हैंगा चलाना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही आंसर है वह है परती छोड़ना, यानी कि क्या करना? फैलोइंग करना। ये एक पद्धति है जिससे मृदा की उर्वरता को फिर से स्थापित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? फसलों का आवर्तन क्यों अनिवार्य है? 4 ऑप्शन में मृदा की उर्वरता बढ़ाने, खनिजों की मात्रा बढ़ाने, प्रोटीनों की मात्रा कम करने और चौथा है विभिन्न प्रकार की फसलें लेने। तो जो सही आंसर है वो है मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए ही क्या किया जाता है? फसलों का आवर्तन किया जाता है, यानी कि इंटरक्रॉपिंग की जाती है, चेंज किया जाता है, एक साथ अलग अलग प्रकार के फसलें उगाई जाती हैं समय समय पर बदल कर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता और नमी के संरक्षण में मदद नहीं करती है? पहला जो ऑप्शन है वो है समुच्च रेखीय जुताई, दूसरा ऑप्शन है वर्षाधीन खेती, तीसरा है पट्टीदार खेती, चौथा स्थानांतरित कृषि। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है स्थानांतरित कृषि। निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा की उर्वरता नमी के, यहाँ पर देखिए ध्यान दिए, नहीं बोल रहा है, तो नहीं बोल रहा है तो स्थानांतरित कृषि जो है वो इसका सही आंसर होगा, है ना। क्योंकि इसमें तो स्थानांतरित कृषि में होता यह है कि इसमें उर्वरता और लॉस होती जाती है मृदा की, है ना। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है मृदा अपरदन रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? अति चराई द्वारा, वनस्पति उन्मूलन द्वारा, वन रोपण द्वारा और पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो दोस्तों जो मृदा अपरदन है वो सीधी सी बात है वनारोपण द्वारा ही क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखते हैं, पर्वतीय स्लोपों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है वनारोपण, दूसरा ऑप्शन है सोपान कृषि, और तीसरा है पट्टीदार खेती, और चौथा है समोच्च रेखीय जुताई। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है समोच्च रेखीय जुताई। समोच्च रेखीय जुताई से जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पास की जो है ना मृदा के अपरदन को रोका जा सकता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। हमें से बताना है कि कौन सा मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। पहला समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी, दूसरा भू उपयोग का विनिमयन, तीसरा वृक्षों की कटाई, चौथा पशुओं को चरने की छूट देना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है 1 और 2 हैं क्या, दूसरा में 1 और 4 को पूछा गया है, तीसरे में 4 और 3 को बोल रहा है, और चौथे में है 1 और 3 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ए 1 और 2। समोच्च क्षेत्र की किनाराबंदी और भू उपयोग का विनिमयन ही मृदा अपरदन क्षेत्र के उपचार हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं? आश्रय पट्टी कहते हैं, समोच्च जुताई, पट्टी फसल उगाना, और चौथा वनीकरण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है आश्रय पट्टी। मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर लगाने वाले वृक्षों को क्या कहा जाता है? आश्रय पट्टी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? क्या करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोक सकते हैं? पहला परिरेखा हल चालन द्वारा, दूसरा खेत की खाद का प्रयोग करके, तीसरा पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा, और चौथा है फसल आवर्तन द्वारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पेड़ लगाकर या वनारोपण द्वारा, जैसे कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो दिया हुआ है, हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिनमें हिमनद खालिस्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है खालिस्तान में, हमें वही पूछा जा रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन हमको दिया गया है हिमोड़, दूसरा डेल्टा, तीसरा पठार, और चौथा नाली। तो दोस्तों सही आंसर यहाँ पर हमको दिख रहा है कि हिमोड़ ही होगा, है ना, जिसे हिमनद हिमोड़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है, और जैसे कि देखिए उसे रिलेट करके पूछ रहा है। अब हिमोड़ को पूछ रहा है, हिमोड़ एक प्रकार का मृदा अपरदन है जो निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? किसके कारण होता है? पहला, यहाँ पर भी आप आंसर समझ गए होंगे, पहला हिमनद, दूसरा वायु, तीसरा नदी का पानी, चौथा भूमिगत पानी। तो सही आंसर क्या होगा? हिमनद ही होगा, है ना। हिमनद के कारण ही हिमोड़ जो है एक प्रकार का मृदा अपरदन है वो होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? हमको बताना है कि भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो सर्वाधिक मृदा अपरदन से प्रभावित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश तराई, दूसरा मालवा पठार, तीसरा आंध्र तटीय क्षेत्र, और चौथा है चंबल घाटी। तो दोस्तों चंबल घाटी आए दिन चर्चा में रहता है और ये मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है। तो इसका जो सही आंसर है वो है चंबल घाटी, डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? दोस्तों देखिए अब उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पास आ गया है कि पहला है चादरी, दूसरा है अस्फालन, तीसरा है क्षुद्र सरिता, और चौथा है अवनालिका। तो दोस्तों आप अवनालिका को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंबल घाटी के खोह खड्डों का निर्माण के कारण अवनालिकाएँ बन गई हैं। ऐसे इस प्रकार की अवनालिकाएँ बन गई है जो ऐसे होती हैं जिसके कारण यहाँ पर क्या है, मृदा का अपरदन होते जा रहा है। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? जैसे कि अभी इससे पहले एक और क्वेश्चन आया था, तो ये एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान रखिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन में है शिवालिक पहाड़ियों के पाट क्षेत्र, दूसरा मालवा पठार, तीसरा दंडकारण्य, चौथा मेघालय पठार। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है शिवालिक पहाड़ियों के पठार या पाट क्षेत्र, इसका एक आंसर है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मृदा वन अपक्षय की समस्या संबंधित है। यहाँ पर हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उससे संबंधित कोड भी यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों इस बेसिस में हमको इसका आंसर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है, जो मृदा अपक्षय की समस्या है, वनोन्मूलन से, अतिशय वर्षा से, अतिशय कृषि से, अतिचारण से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमको समझ में आ रहा है कि अति वर्षा से और अतिचारण से ही मृदा अपक्षय की समस्या हो रही है और इसी से यह संबंधित है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? मृदा संरक्षण की जैव पद्धति क्या है, इसको देखते हैं। पहला ए समोच्च कृषि, दूसरा समोच्च वेदिकाकरण, तीसरा अवनालिका नियंत्रण, चौथा बेसन लिस्टिंग। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है दोस्तों ए, है ना, समोच्च कृषि, इसका जो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें समोच्च रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास का उपयोग किया जाता है?
और रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बना दी जाती हैं। तो दोस्तों थोड़ा देर पहले ही अगर हमने आपको देखा कि बताया था एक तरीका जिसमें क्या किया जाता है, रोधिकाओं बनाने के लिए पत्थरों घास मृदा का उपयोग किया जाता है ना। इस टाइप की चीज़ें इसमें होती हैं जो सिस्टम इसमें बनता है। चलिए तो देखते हैं। पहला है मल्च बनाना, दूसरा है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ और तीसरा है चट्टान बांध और चौथा है वेदिका फॉर्म। तो इसका जो सही आंसर है वह है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ। ठीक है, समोच्च रेखीय रोधिकाओं बी को आप इसका सही आंसर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। तो दोस्तों इस यहाँ पर जो हमको ऑप्शन मिला है, पहला है मल्च बनाना, है ना, दूसरा है समोच्च रेखीय रोधिकाएँ, तीसरा है यहाँ पर चट्टान बांध और चौथा है रक्षक मेखलाएँ। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है रक्षक मेखलाएँ। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। जो प्रचलित पद्धतियां हैं इस पर हमको विचार करना है मृदा संरक्षण से संबंधित। पहला सस्यावर्धन, फसलों का हेरफेर, दूसरा बालू की बाढ़ और तीसरा है यहाँ पर वेदिका निर्माण या टेरेसिंग और चौथा है वायु रोध। तो देखिए यहाँ पर हमको क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, चलिए देखते हैं। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं, यह भी पूछा जा रहा है। तो इनमें से कौन सी विधियां हैं चारों में जो उपयुक्त समझी जाती हैं, इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। पहला केवल 2 और 4, केवल 1, 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। तो दोस्तों यहाँ पास आप देख कर समझ गए होंगे कि पहला जो है ये इनका उपयोग करते हैं हम सस्यावर्तन का, दूसरा हम वेदिका निर्माण टेरेसिंग का उपयोग करते हैं और चौथा है वायु रोध का उपयोग करते हैं। तो जिसका सही आंसर है केवल 1, 3 और 4 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा के ह्यूमस के निर्माण की दर को कौन प्रभावित करता है? ह्यूमस के निर्माण की दर को कौन प्रभावित करेगा? पहला वनस्पति जात और प्राणी जात, दूसरा समय, तीसरा जलवायु और चौथा चट्टान जनक। तो दोस्तों जलवायु जो है, जो क्लाइमेट होता है ना, क्लाइमेट जो होता है वही क्या करता है, मृदा के ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करने का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। भारत के कच्छकरण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत का कच्छकरण किस लिए प्रसिद्ध है? ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए, उपजाऊ मृदा, तीसरा घनी वनस्पति, चौथा सभी सही है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ज्वारी मिट्टी के मैदान के लिए कच्छकरण गुजरात में है जो कि वो प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।